नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज। आज मैं आपको स्टार्टअप्स के बारे में बताऊंगा तो ज़रूर, लेकिन कुछ उल्टी चीज़। अभी तक हम लोग आपको बता रहे थे कि स्टार्टअप्स कैसे बनाए जाते हैं, स्टार्टअप्स कैसे बड़े किए जाते हैं, कैसे बड़े स्टार्टअप्स को ग्रेट बनाया जाता है। लेकिन मैं आज एक पिछले दूसरे तरीके से आपको दिखाना चाहता हूँ स्टार्टअप्स को। मैंने उसको बहुत यूज़ किया है। मेरे हिसाब से आपको पीछे से देखना पड़ेगा स्टार्टअप्स को। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन से 5 सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से स्टार्टअप्स ख़त्म होते हैं। आप देखिए, अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो देखते रहिए। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। आजकल मैं बहुत से यंग स्टार्टअप के लोगों से मिलता हूँ, बहुत से एनर्जेटिक लोगों से मिलता हूँ। कहते हैं एक तरह की स्ट्रीक चाहिए होती है, एक तरह की ऐसी स्ट्रीक जो पागलपन की हद तक आदमी जा सके, वैसा स्ट्रीक चाहिए होता है स्टार्टअप करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, जैसे दीवानगी चाहिए होती है ऐसी कुछ। लेकिन ये शुरुआत करने के लिए चाहिए होती है। उसको रन करने के लिए आपको एक स्टेबल और समझदार माइंड चाहिए होता है। ये खाली स्टार्टअप के लिए नहीं है, किसी भी जगहों पर एक जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसमें भी जब एक जोश, एक सेक्सुअल अर्ज होता है, उसकी वजह से बच्चा आता है बॉडी में। लेकिन उसके बाद बच्चे को सस्टेन करने के लिए एक स्टेबल हेल्दी मदर चाहिए। अगर नहीं हुआ तो बच्चे मिस्ड अबॉर्शन हो जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। 95% स्टार्टअप्स पहले साल में ख़त्म हो जाते हैं। क्यों ख़त्म होते हैं? सर्वे हुआ था, बहुत सी कंपनीज का सर्वे हुआ था, तो परसेंटेज वाइज सबसे पहले नंबर पे पता है स्टार्टअप क्यों ख़त्म होते हैं? गेस कर सकते हैं आप? 40% स्टार्टअप्स इसलिए बंद होते हैं क्योंकि जो आपने स्टार्टअप बनाया है उसकी मार्केट में ज़रूरत ही नहीं है। वो इसलिए बन जाते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा आइडिया है, तो लोग उसमें अपना टाइम, अपना एफर्ट लगा करके बना देते हैं प्रोडक्ट या तो सर्विस। उसके बाद उसको सेल करने की कोशिश करते हैं। एक जेफ नॉविच नाम के एक एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया स्टार्टअप बनाया था जिसमें पेशेंट और डॉक्टर्स का कम्युनिकेशन, इसको इम्प्रूव करने के लिए। बिकॉज देखिए ना, एक पेशेंट को क्या चाहिए होता है? हेल्थ ठीक करने के लिए, डॉक्टर से फटाफट बात करने के लिए, और डॉक्टर भी तो चाहेगा कि पेशेंट से फटाफट कैसे बात कर सके, उसको हेल्प कर सके। तो उन्होंने काफ़ी पैसे इन्वेस्ट करके स्टार्टअप बनाया, उसको सेल करने की कोशिश की डॉक्टर्स को। लेकिन फाइनली वो बोलते हैं मैंने 3 साल बाद, 4 साल बाद उस स्टार्टअप को बंद कर दिया, क्योंकि मैंने देखा डॉक्टर्स को बेटर कम्युनिकेशन नहीं चाहिए था पेशेंट के साथ। दे वॉन्टेड मोर पेशेंट्स। हमको देखना पड़ेगा, ये एक्सीडेंट नहीं है फेसबुक जैसी कंपनी के पीछे लोगों ने पैसा लगाया, क्योंकि लोगों ने देखा है कोई ऐसी चीज़ जिसके पीछे जो लोगों की ज़रूरत है। जब डेस्कटॉप आया था, कंप्यूटर जब शुरू में आए थे, ऑलमोस्ट 10-15 साल लग गए थे लोगों को इसको अडॉप्ट करने के लिए। लोग पहले मानते नहीं थे कि इसकी ज़रूरत है। आपका प्रोडक्ट, आपका जो भी सर्विस आपने नया बनाया है, जैसे हमारे एक फ्रेंड है मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ही नया कुछ करने चाहते हैं। मेरे एक और फ्रेंड है, उन्होंने तो ऑलमोस्ट 15-20 लाख रुपए लगा दिए हैं कार में सेफ्टी, टैक्सी सेफ्टी के लिए एक कोई गैजेट बनाया है उन्होंने। और मैं देखता हूँ तो जब मुझे बोलते हैं कि मैं 2000-3000 में उसका प्राइसिंग रखा है, तो मैं थोड़ा सोच रहा था कि मैं उसको बाई आउट करूँगा कि नहीं करूँगा, बिकॉज मैं क्या सीरियसली उस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। तो आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी सर्विस बना रहे हैं, आप देखिए कि क्या उस चीज़ की मार्केट में सीरियसली ज़रूरत है या आपकी इमेजिनेशन है। 42%, आधे से ज़्यादा कंपनीज इसलिए बंद हो जाती हैं क्योंकि उन प्रोडक्ट्स की मार्केट में ज़रूरत ही नहीं होती। कैसे खोजेंगे राइट प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में ज़रूरत होती है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वजह क्या है जिसकी वजह से बिजनेसेस बंद होते हैं? रन आउट ऑफ कैश। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, शुरू में तो नहीं होता, शुरू में आदमी के पास 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख होते हैं, कभी कभी 10 लाख भी होते हैं। फिर आपके पास कभी कभी कोई नया इन्वेस्टर आ जाता है, पैसा लगाने को रेडी होता है, और जब कोई एक इन्वेस्टर लगाने को रेडी होता है तो उसको देखा देखी और भी लोग इन्वेस्टर रेडी हो जाते हैं। तो शुरू में तो नहीं होता, लेकिन बीच के फेज़ में जब एम्प्लॉयज़ आना शुरू हो जाते हैं तो आपके पास इनकम का बहुत फिक्स्ड सोर्स नहीं होता। पता नहीं चलता कि कस्टमर और प्रोडक्ट कितना रेट से बिकेंगे, हर महीने कितना पैसा आएगा, ये तो पक्का नहीं होता। लेकिन कम से कम एक चीज़ तो पक्की होती है, और वो है आपके हर महीने की खर्चे, आपका ऑफिस का रेंट, आपकी सैलरी जो देंगे, आपके बिजली का। जिस कॉर्पोरेट ऑफिस में मैं जॉब करता था इससे पहले,
उसकी मंथली कॉर्पोरेट ऑफिस का मंथली फिक्स्ड खर्च, खाली ऑफिस का, बिजनेस का छोड़िए, वॉज मोर देन 2 करोड़। तो कब तक चला पाएंगे जो आपने स्टार्टअप किया है? मेरे हिसाब से एक सिंपल कैलकुलेशन, मैं बताऊंगा क्या कैलकुलेशन है। कंपनीज जब स्टार्टअप होती हैं और थोड़ा बहुत उसमें पैसे आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट आ जाता है, तो वो मोनेटाइज करने की कोशिश करती हैं। आपने सुना होगा 10-12 साल तक फेसबुक को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको मोनेटाइज कैसे करूंगा। तो जकरबर्ग पूरे टाइम यही कोशिश करते रह गए, ऑलमोस्ट 10-12 साल तक, कि कैसे फंड्स की कमी ना आए। बहुत फंडिंग ली उन्होंने, चलाते रहे फेसबुक को। अल्टीमेटली अब जाकर के पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में मोनेटाइजेशन उन्होंने करना शुरू किया है। तो आपको जानना पड़ेगा कि मोनेटाइजेशन कैसे कर रहे हैं, और जब तक नहीं होता मोनेटाइजेशन, आपके पास कैश की कमी नहीं होनी चाहिए। फ्लड नाम की एक कंपनी थी और उन्होंने कितना $2.3 मिलियन, ऑलमोस्ट 15-20 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट ले लिया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनका कैश खत्म हो गया। तो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाई स्टार्टअप्स फेल, दे रन आउट ऑफ कैश। तो जब भी आप स्टार्टअप करने की सोचें तो ये ध्यान दें कि कितना कैश है आपको सर्वाइव कराने के लिए अगले 2 साल, 5 साल, 6 साल। और मैं तो देखता हूँ आजकल के जो बच्चे स्टार्टअप करने की कोशिश करते हैं, वो तो बिजनेस तो छोड़िए, उनके पास ये भी क्लियर नहीं होता कि अगले कितने सालों तक मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। मतलब कि वो लोग अभी भी अपने पेरेंट्स के साथ सर्वाइव करते हैं, उनके खर्चों पे खर्चे काम करते हैं। तो अगर ये हालत है कि आपका रहना और खाना भी पेरेंट्स देखभाल कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसके बारे में सोचिए कि कैसे चलेगा। तो सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरे पास कितना कैश है कि मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना कैश है कि वो सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत सिंपल फंडा है, आपको देखना पड़ेगा कि इतने रुपए मंथली खर्चा होता है और इतने खर्चे का, इतने रुपए महीने का हमारे पास बैंक में बैलेंस है। अगर है तभी स्टार्ट करना है, नहीं है तो इकट्ठा करना है। आपको मैं एक बहुत राज की बात बताता हूँ जो आमतौर पर लोगों को नहीं मालूम होता। जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स होते हैं, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स जो बंद नहीं होते हैं, वो वही लोग कर पाते हैं जिन्होंने 10 या 15 साल तक बहुत अच्छा बिजनेस किया होता है किसी और के साथ मिलकर, या बहुत अच्छी जॉब की होती है, हाई पेइंग जॉब, ताकि अगले 10 साल तक, 15 साल तक उस आदमी के पास अपने रहने का, अपने खर्चे का पैसा होता है। जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ मेरी जानकारी में पिछले 15-20 सालों में, जिनके भी बिजनेसेस बंद नहीं हुए आज तक, वो वही लोग हैं। मैंने पूछा भी था 1-2 लोगों से, सर आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको ये बिजनेस अब चालू करना है? उन्होंने कहा, आशीष भाई मेरा 10-12 साल तक में मेरे पैसे इकट्ठे हो गए, इतने इकट्ठे हो गए कि मैं भूखों नहीं मरूंगा। कितने साल तक? अगले 20 साल तक। तब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया, और अभी भी उनके खर्चे उतना ही रखते हैं जितना उनके पास बैंक में इंटरेस्ट आता रहता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान, बिकॉज सेकेंड सबसे बड़ा रीज़न है जो बिजनेसेस मरते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, दैट इज रनिंग आउट ऑफ कैश। थर्ड, आप गेस भी नहीं कर सकते, और अभी हम लोग जिस तरह से पढ़ रहे हैं स्टार्टअप्स के बारे में, उसमें इसका आंसर है। थर्ड सबसे बड़ा रीज़न जो स्टार्टअप्स बंद होते हैं, दैट इज़ रॉन्ग टीम। आपके पास अगर सही बंदे नहीं हैं आपके स्टार्टअप में, आपके बिजनेस बहुत दिन तक चलेगा नहीं। आपके पास अच्छा आइडिया है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट खोज लिया है, आपके पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और आपने एक बिज़नेस चालू कर दिया। फिर मालूम पड़ा, चलिए ठीक है यार, एक ऐप बनवाना है, तो पैसे देकर के ऐप बनवा लिए। मैंने भी सोचा था कुछ दिन पहले के लिए ऐप बनवाने के लिए, बट वो ऐप वाले से मैं कितने बारीकी से अपने थॉट्स शेयर कर पाऊँगा, कितने गहराई से वो मेरी बिज़नेस की नीड समझ पाएगा, पता नहीं। एनीवेज ऐप बनवा लिया आपने, फिर वो ऐप मार्केट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसकी क्लैरिटी नहीं होती। एक बल्कि मैं सुन रहा था, इरान हैमर नाम के एक एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने नाउंसर नाम का माइक्रो ब्लॉगिंग साइट स्टार्ट की थी, और वो बोले थे मैंने बना तो दिया, बनवा लिया, स्टार्टअप कर दिया, लेकिन वो मेरा जो साइट है वो कितना वायबल है, पब्लिक को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे सजेशन देने के लिए जेन्युइन, ओपन, क्रिटिसाइज करने वाले लोग नहीं थे। जो लोग भी उनको बताने वाले थे वो दूर दूर के थे, और दूर के लोग कभी भी आपको साफ साफ बताते नहीं। जिनका स्टेक होता है बिजनेस में, जो आपके साथ मार्केट में, बिजनेस में टीम होते हैं, आपके साथ अपना हार्ड अर्न मनी, अपना एफर्ट, अपना टाइम लगाते हैं, वही आपको साफ साफ बता पाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में क्या प्रॉब्लम है। बोलते हैं मुझे नहीं मिल पाया, मुझे कोई प्रॉपरली क्रिटिसाइज करने वाला नहीं आया। उसको बोलते हैं सैनिटी चेक। जो भी टेक्नोलॉजिकल डिसीजन लेने थे उसमें मेरे पास खुद का टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस था नहीं,
और जिन्होंने भी मुझे दिया वो कोई था ही नहीं। तो राइट टीम अगर नहीं होती है तो दिस इज़ द थर्ड बिगेस्ट रीज़न वाई कंपनीज क्लोज। नेक्स्ट इज़ हाउ कम्पीटेड। किसी और ने आपके बिजनेस को आपको कम्पीट करके हरा दिया, आपको निकाल दिया मार्केट से। आपको याद है हमने 0 to 1 में पढ़ा था मोनोपोली, कि आपको किसी भी मार्केट में मोनोपोलाइज करना है। एक बार अमेज़ॉन हार चुकी थी तो उसने ये बार नहीं हारी। गूगल के साथ उसने पहले शुरू किया था अपना एक कंपटीशन जिसमें कि वो गूगल को हरा नहीं पाई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, सर्च इंजन के बिजनेस में। आपको किसी भी बिजनेस में आपको लगता है कि आपने बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि इसका कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता। हम लोग बड़े इल्यूजन में हैं। किसी भी बिजनेस का कंपटीशन हो सकता है और कोई भी हमको बाहर निकाल के फेंक सकता है। ये चीज़ सबसे बड़ा वजह है। 4th नंबर का 20% बिजनेसेस इस वजह से ख़त्म हो जाते हैं कि कोई और उनसे बड़ा कंपटीशन मार्केट में आ जाता है। आज फ्लिपकार्ट के साथ यही हो रहा है ना, अमेज़ॉन compete कर रही है, मार्केट शेयर ले रही है। एक वेबसाइट आई थी, ऐप आई था, ऐप उसका नाम है वेसेबी नाम था, वेसेबी। मार्क हडलैंड ने स्टार्ट किया था। वो बेसिकली पर्सनल फाइनेंसिंग का साइट था। तो बोलते हैं हमने बहुत अच्छा साइट बनाया और हम प्राइवेट पॉलिसीज़ भी, जिसका पैसा है उसकी प्राइवेसी की पॉलिसीज मेंटेन करते थे और सही सही चीज़ों को बताते थे कि आप कैसे मल्टीपल सोर्स से इनकम लें। और हम ये भी बताते थे कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल पॉजिटिविटी ला सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने बताया। लेकिन अल्टीमेटली हमारे जो कस्टमर थे वो चले गए mint.com के पास, क्योंकि मिंट वॉज फार ईजियर अ वेबसाइट और ऐप टू यूज़ देन आवर्स। कस्टमर थोड़ी जानता है कि आपका प्रोडक्ट में आपने कितना मेहनत किया है, आपकी सर्विस में आपने क्या क्या खून पसीने बहाए हैं। उसको तो यूज़ करना है ना प्रोडक्ट। अगर उसको आसान पड़ता है तो चला जाएगा। दिस इज़ द 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई कंपनीज शट डाउन। आउट कंपटीशन, पीपल्स कम्पीट यू एंड डिफीट यू। पता है वेसेबी ने ऑलमोस्ट 60-70 करोड़ का फंड इकट्ठा किया था और इन्वेस्टमेंट लिया था, एंड दे क्लोज डाउन। And what is the last reason that companies close down? Pricing, cost. जब आप कोई नई चीज़ लेकर आते हैं मार्केट में, एकदम नई चीज़, आपको पता ही नहीं होता है कि इसकी कॉस्ट क्या रखें। मार्केट में अगर कोई, इसीलिए लोग तो पुराने बिजनेसेस करना चाहते हैं। कॉस्टिंग सबसे बड़ी चीज़ है मार्केट में कि पब्लिक किस काम के लिए कितना पैसा देना चाहती है। जब मैंने भी काउंसलिंग शुरू किया था तो इस चीज़ में बहुत परेशान हुआ था कि मैं हाई एंड कस्टमर को चार्ज करूँ या लोअर एंड। मुझे कितनी ज़रूरत है कि पब्लिक की हैसियत के हिसाब से आप डिसाइड नहीं कर सकते। बहुत से प्रोडक्ट्स ख़त्म हो गए हैं मार्केट से क्योंकि पब्लिक डिसाइड नहीं कर पाती है कि मुझे इस काम के लिए इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं कि नहीं करने हैं। याद है आपको? इसलिए इनोवेशन में पीटर थिल क्या बोलते हैं, जब तक आपका प्रोडक्ट या तो आपकी सर्विस पिछले वाले प्रोडक्ट या सर्विस से जो यूज़ कर रहे थे 10 टाइम्स बेटर नहीं है, तब तक आप उसको नहीं हटा सकते। कॉस्टिंग के ऊपर बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा और बहुत टाइम लग सकता है। अगर राइट कॉस्टिंग नहीं की आपने तो मार्केट से आपका प्रोडक्ट पाइप आउट हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले आपके साथ नहीं हुआ, सबके साथ ही हुआ होगा। जिनके भी यूट्यूब चैनल्स हैं, सबकी अच्छी खासी इनकम थी। भाई यूट्यूब कॉस्ट करता था अपने कस्टमर्स को, और सडनली कस्टमर्स ने यूट्यूब के एड्स खरीदना बंद कर दिए। ऑलमोस्ट 1/3 कॉस्ट हो गया, 1/3 देने को तैयार थे। अब जितने भी चैनल के अच्छे चैनल के लोग हैं उनकी इनकम इसलिए गिरी। तो कॉस्टिंग आपको मार्केट में बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। फाइनली मेरा आपको सजेशन ये है, स्टार्टअप इसलिए ना करें क्योंकि आपको अमीर बनना है। स्टार्टअप एक तरह का गेम है, खेल है। स्टार्टअप में आप घुसें क्योंकि आपको स्टार्टअप के बारे में सीखना है। मैं एग्जांपल पता है क्या देता हूँ स्टार्टअप के लिए। ऐसा समझिए कि आप एक कुक हैं, खाना बनाने वाले हैं, और आपको लोगों को पार्टी में खाना खिलाना है। तो अगर पहली बार आप खाना बना रहे हैं तो कितने लोगों का खाना बनाएंगे? 2 या 3 लोगों का, 4 लोगों का? उसमें बड़ी दिक्कत आएगी बिकॉज सब्जी बनाने आपको आता नहीं है, आटा सानने आता नहीं है। तो सबसे पहले आप बहुत छोटा सा काम करेंगे। शायद पहली बार 1 कप चाय बनाएंगे तो मैगी बनाएंगे, फिर करते करते आपको रोटी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, तो आप 2 लोगों का खाना शायद बना सकते हैं। जब 2 का 4, 4 का 10 ऐसे करते जाएंगे तो शायद एक दिन आप पूरी पार्टी का भी खाना बना करके उनको खिला सकते हैं। या आप स्किल्ड हैं और आप समझदार हैं तो राइट कुक मिल जाएं आपको, जिसको जिनसे आप काम करा सकें। बट फिर भी
एक बड़ी पार्टी को मैनेज करना जिसमें 100, 200, 500 लगाते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। तो स्टार्टअप इज़ लाइक मैनेजिंग अ फंक्शन, मैनेजिंग अ बिग फंक्शन फॉर मेनी डेज। एक बड़ा फंक्शन अगर बहुत दिन के लिए चल रहा है, शादियां जैसे होती हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए होती हैं, उसको भी मैनेज करना कितनी बड़ी मुश्किल बात होती है। हमारे यहाँ आप आएंगे कभी अल्ट्रासाउंड सेंटर में चंदन में, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 30-40 तो एम्प्लॉयज़ होते हैं और 400-500 कस्टमर्स होते हैं डेली। 500 कस्टमर्स मतलब समझ सकते हैं, एक जगह पर 500 कस्टमर्स इकट्ठे होते हैं, उनको मैनेज करना, सेंटर को साफ रखना, उनसे पैसे लेना, उनकी रिपोर्ट देना, हर चीज़ टाइमली होना चाहिए। सबसे पहले छोटे से शुरू करें, बहुत छोटा बिजनेस चालू करें। इसकी चिंता छोड़ दें कि मैं इस बिज़नेस से कितनी जल्दी पैसा कमाऊंगा। आप एक एक कदम पे इसके बारीकियों को समझें और अब सब एक चीज़ को पकड़ के रखें, कॉस्ट। कम से कम मंथली कॉस्ट लिखना शुरू करें कि मेरा मंथली खर्चा कितना है इस स्टार्टअप को करने में। अगर मंथली खर्चा आपके बजट से थोड़ा भी ज़्यादा आता है, उसको कंट्रोल करें। इनकम की बहुत चिंता मत करें, बिकॉज इनकम शुरू में होगा नहीं, और अगर एक्सीडेंटली आपकी इनकम हो जाती है तो एक्सीडेंटली है, किस्मत से है, ज़रूरी नहीं कि बहुत दिन सस्टेन करेगा। मैंने कहा ना, ये 5 वजह फिर भी पीछे खड़े हैं। कौन कौन से? सडनली हो सकता है मार्केट में आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत न बची हो, क्या पता आपके पास कैश खत्म हो गया हो, क्या पता आपके पास आपकी टीम छोड़ दे, कोई नौकरी छोड़ के चला जाए, भगवान न करे किसी को बीमार हो गया, कोई कुछ छोड़ के चला गया, भगवान न करे आप ही तबीयत खराब हो गई, आपकी टीम खराब हो गई। तो हो सकता है कोई नया कंपटीशन आ गया हो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हो सकता है आपसे सस्ती चीज़ किसी ने मार्केट में लॉन्च कर दी हो तो, या हो सकता है आपसे महंगी चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी का आ गया हो। तो ये सब खेल खेलने के लिए, ये सब खेल हैं, ये सब सर्वाइवल की चीज़ें नहीं कि आपने अपना पूरा गहने, अपना ज़मीन, मकान सब कुछ बेच करके स्टार्ट कर दिया कुछ है। ये सब वही लोग कर सकते हैं जिनके पास बहुत एक्स्ट्रा कैश है और वो उनको ये भी पता है कि इस गेम को कैसे खेलते हैं। स्टार्टअप इज़ अ बिग गेम जिसमें कि आपको घुस करके खेलना है, सीखना है। इसलिए मैं कहता हूँ इसको प्लीज़ अपना पूरा साइकोलॉजी बदलिए। ऐसे बिजनेस में घुसिए, ऐसे काम में घुसिए, ऐसे जॉब में घुसिए जिसको आपको गेम को सीखना है कल को खुद करने के लिए। जो मेरे जान पहचान में सबसे सक्सेसफुल, मैं 3-4 लोगों को जानता हूँ। एक तो बहुत बड़े स्टार्टअप वाले थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पास दिल्ली में ऑलमोस्ट 1200-1300 एकड़ ज़मीन है, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में। उस ज़मीन की कीमत आज अगर जोड़ें, आप बहुत कम रेट से भी जोड़ें तो भी 10,000, 12,000 करोड़ की इनकम है। मैं उनसे मिला था आज से 15 साल पहले। उन्होंने मुझे जॉब पर भी रखा था और अच्छी खासी सैलरी भी दी थी, करीब 6-7 महीने के लिए। बाद में मैंने छोड़ दिया था किसी वजह से। 2-4 महीने पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया था उधार मांगने के लिए, और आप विश्वास नहीं कर सकते उन्होंने मुझसे कितने उधार मांगे थे। 3-4 हज़ार रुपये महीना, मतलब 3-4 हज़ार रुपये का लोन मांगा था। कहा था मुझे सर्वाइवल के लिए दिक्कत आ गई, रहने खाने की दिक्कत भी आ गई थी। और वहीं पर मैं जिस बंदे को जानता हूँ जिसने सक्सेसफुली अपना बिजनेस किया है, वो जिस स्टार्टअप को चला रहा है आज के रेट में, अगर वो पूरी स्टार्टअप फेल हो जाती है, उस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये जानिए कि आपका स्टार्टअप अगर फेल हो जाए तो आपको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए फाइनेंशियली, नहीं तो रिवाइव नहीं कर पाएंगे। और एक आदमी अगर ऐसी हालत में स्टार्टअप करता है कि रिवाइव नहीं कर पाता, फिर तो वो कभी स्टार्टअप नहीं कर पाता। स्टार्टअप करिए, जैसे ना फेसबुक की कहावत, मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग। ब्रेक मतलब ऐसा चीज़ ब्रेक करिए भैया जिससे आपकी कहानी ब्रेक नहीं हो जाएगी। तो जैसे बच्चे गेम खेलते हैं यार, गेम खेलिए, आपकी बॉल खो गई, नई बॉल ले आइए। तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप सोने की बॉल ले आते हैं, है ना। तो टेक स्मॉल प्रोजेक्ट्स, वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट्स, ट्राई इट आउट। उसमें से देखिए आपको कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ लॉस होता है, खर्चे कितने होते हैं, फिर नया, इस तरह से करना। फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी हैं डोनेशन से। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में ऑलमोस्ट आज की डेट में 10 स्कूल्स हैं जो डोनेशन की पावर से बना है। डोनेशन की छोटी पावर नहीं है, ये ट्रस्ट है। आप डोनेट करें, डीप नॉलेज को हेल्प करें ताकि वीडियोस हम फ्री रख सकें। थैंक यू सो मच।